हम लोग बात करते हैं आगे। अगला टॉपिक है हमारा मच इंपॉर्टेंट, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है। पहले हम लोगों ने आरसी सर्किट सॉल्यूशन में वैसे सर्किट जिसमें कैपेसिटर होता था तो उसमें t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी वाला सिचुएशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसी टाइम t पर कोई एक ब्रांच है जिसमें कैपेसिटर है, तो उस कैपेसिटर पर किसी टाइम t पर कितना चार्ज है। एक बार उस किसी टाइम t पर हमें कैपेसिटर पर कितना चार्ज है ये पता चल जाएगा, तो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट वगैरह या और भी दूसरी चीजें जो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगी वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनिएगा, ऐसा है कि ये हमारे पास है एक बैटरी। इस बैटरी का ईएमएफ है ई। इससे मैं एक कैपेसिटर कनेक्ट कर देता हूं और इससे कनेक्टेड सर्किट में है एक रजिस्टर और एक ऐसा की है की। ठीक है। ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है सी और कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है। कैपेसिटर पर शुरुआत में कोई चार्ज वार्ज नहीं है। ठीक है। इस की को हम लोगों ने क्लोज किया कब? t इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है। की को कब क्लोज कर रहे हैं? किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, और किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर बैटरी से फ्लो होने वाला करंट मान लेते हैं I है। तो ये I करंट ऐसा फ्लो हो रहा होगा, तो उस समय कैपेसिटर के इस प्लेट पर चार्ज प्लस क्यू और इस प्लेट पर चार्ज माइनस क्यू होगा। ये करंट ऐसा फ्लो हुआ 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 ऐसे चलाया। ठीक है, चलिए आइए। तो सबसे पहली बात कि कैपेसिटर के प्लेट पर ये जो करंट फ्लो हो रहा है, उस फ्लो होने की वजह से कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है? तो जवाब है बढ़ रहा है। ठीक है। यदि कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ रहा है तो आप इस करंट I को लिख सकते हैं I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। दूसरे इक्वेशन के लिए मैं इस लूप में एक बार KVL लगा लेता हूं। क्या लगा लेता हूं? KVL। ठीक है, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। बैटरी में हम लोग लोअर साइड से हायर साइड जा रहे हैं। लोअर साइड से हायर साइड जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। हम लोग लगा रहे हैं KVL। लोअर साइड से हायर साइड गए तो वोल्टेज बढ़ा कितने से? प्लस ई। कैपेसिटर में हायर साइड से लोअर साइड जा रहे हैं तो माइनस क्यू बाई सी। रजिस्टर में इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं माइनस आई आर। दिस इज इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं। करंट की वैल्यू हमारे पास है I इज इक्वल टू कितना है? डी क्यू बाई डी टी। इसको ऐसा लिख लूं कि ई सी माइनस क्यू बाई सी, दिस इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। ठीक है, ये लीजिए। इसके बाद मैं ऐसा लिख लेता हूं कि दिस इज डी क्यू बाई ई सी माइनस क्यू, दिस इज इक्वल टू आर सी। डी क्यू डिवाइडेड बाई ई। ठीक है, तो ये दिस इज डी टी बाई आर सी। ओके, चलिए यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? हाँ, ये हम लोगों ने लिख लिया ई सी माइनस क्यू बाई सी, दिस इज इक्वल टू आई की जगह हम लोग लिख रहे हैं डी क्यू बाई डी टी। तो ये डी क्यू बाई डी टी, ये टी इधर चला गया, सी बाई। हाँ ठीक है, ओके चलिए। तो हमें क्या करना है? इसी एक्सप्रेशन को हम लोग करने जा रहे हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट, ठीक है। किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर के प्लेट पर कोई चार्ज था क्या? नहीं, कैपेसिटर के प्लेट पर कोई चार्ज नहीं था। और किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर कैपेसिटर के प्लेट पर कुछ चार्ज है, कितना? q। ठीक है, बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन ln EC माइनस क्यू हो जाएगा। और q का जो कोफिशिएंट होता है, q का कोफिशिएंट कितना है? -1। -1 से हमें डिवाइड करना होगा, डिवाइड करना होगा। ठीक है, इसमें हम लोग डालेंगे लिमिट कहां से कहां तक? 0 से q तक। दिस इज इक्वल टू डी टी का इंटीग्रेशन t बाई आर सी। तो ये माइनस साइन मैं इधर ही लिख दूं, माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, चलिए लिमिट डालिए इसमें। तो दिस इज ln ई सी माइनस क्यू माइनस ln ई सी। ये कितना आ गया? दिस इज माइनस टी बाई आर सी। इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं? तो दिस इज ln ई सी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ई सी, दिस इज माइनस टी बाई आर सी। तो ये हमारे पास आ रहा है 1 माइनस क्यू बाई सी ई, दिस इज ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। ऐसा लिख सकते हैं लॉग हटाने के लिए, ई रेस टू दी पावर कर दिया। तो ये लीजिए 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी मल्टीप्लाइड बाई सी ई,
दिस इज इक्वल टू चार्ज क्यू। तो ये हमारे पास आ गया चार्ज का एक्सप्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आप चाहें तो इस एक्सप्रेशन को याद भी रख सकते हैं, चाहेगा याद ही रखिएगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, चलिए आइए इस रिजल्ट से हम लोग कुछ बेसिक बात कर लेते हैं कि एक बार बताइए t इज इक्वल टू 0 पर कितना चार्ज होगा। तो t की वैल्यू 0 रखेंगे, e रेस टू दी पावर 0, एनीथिंग रेस टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। तो t इज इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर के प्लेट पर कोई चार्ज नहीं है। बताइए t टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी पर कैपेसिटर के प्लेट पर कितना चार्ज होगा। t टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी पर जो कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज है q इज इक्वल टू CE 1 माइनस e रेस टू दी पावर माइनस इंफिनिटी, जिसे आप लिख सकते हैं CE 1 माइनस 1 बाई e रेस टू दी पावर इंफिनिटी। एनीथिंग रेस टू दी पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, तो q की वैल्यू कितनी है, q इज CE। ठीक है, ओके। अब सुनिएगा, ये जो टर्म है R इंटू सी, इसे हम लोग कहते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। इसे टाउ से डिनोट करेंगे, किससे, टाउ से। यानी टाइम कांस्टेंट टाउ की वैल्यू किसके बराबर है, R इंटू सी के बराबर है। अब यदि मैं ऐसा बोलूं कि T इज इक्वल टू 1 टाउ पर चार्ज की वैल्यू बताइए, तो चार्ज Q की वैल्यू कितनी होगी, Q इज इक्वल टू CE 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, मतलब t जो है वो भी RC के बराबर, डिवाइडेड बाई RC, यानी t रेस टू दी पावर माइनस 1। CE 1 माइनस 1 बाई ई की वैल्यू कितनी होती है, E होता है 2.7, है ना। 1 अपॉन 2.7 इज 0.37, और 1 माइनस 0.37 कितना हो जाएगा, 0.63। ठीक है, तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद ही कैपेसिटर 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज एक्वायर कर चुका होता है। ठीक है भाई, इस E की वैल्यू मैं एक स्टेप और लिख देता हूं कि दिस इज CE 1 माइनस 1 अपॉन E की वैल्यू होती है 2.7, तो ये CE 1 माइनस 1 अपॉन 2.7 मैं कह रहा था 0.37 होता है, तो 1 माइनस 0.37 इस 0.63 टाइम्स ऑफ CE होगा। तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद मैं क्या कह रहा था, एक टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो मैक्सिमम चार्ज कितना है, CE। भाई इंफिनिटी पे कितना चार्ज है, CE। तो बस एक टाइम कांस्टेंट के बाद ही कैपेसिटर अपने मैक्सिमम चार्ज का 63% चार्ज हो चुका होता है। ठीक है, इस रिजल्ट को यूज करके यदि मैं आपसे बोलूं कि T इज इक्वल टू 5 टाउ पर मुझे चार्ज बता दो, तो चार्ज Q क्या होगा, CE 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस 5, जिसे आप लिख सकते हैं CE 1 माइनस 1 अपॉन ई रेस टू दी पावर 5। ठीक है, ये आप सॉल्व करके देखिएगा, ये लगभग 0.99% ऑफ CE हो चुका होता है। तो ये जो टाइम 4 टाउ या 5 टाउ है, इसी टाइम को हम लोग ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं। ट्रांजिएंट स्टेट, ट्रांजिएंट स्टेट कहने का मतलब वो टाइम जिस पर कैपेसिटर लगभग चार्ज हो चुका है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, किसी ना किसी तरीके से न्यूमेरिकल वगैरह में यूज किया जाता है। 4 टाइम कांस्टेंट या 5 टाइम कांस्टेंट तक ही कैपेसिटर लगभग कंप्लीटली चार्ज हो चुका होता है। ठीक, तो चलिए, यदि इस चीज को मैं ग्राफिकली प्लॉट करना चाहूं, यानी चार्ज को टाइम के साथ प्लॉट करना चाहूं, तो वेरिएशन कैसा आएगा, तो ये वेरिएशन ऐसा याद रखिएगा कि ये वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास चार्ज, एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम, कैपेसिटर पर चार्ज का वेरिएशन ऐसा है। ये मैक्सिमम चार्ज है CE, और ये जो टाइम है, ये टाइम T इज इक्वल टू 5 टाउ, जिसको मैं ट्रांजिएंट स्टेट कह रहा था, और यहीं पर कैपेसिटर लगभग कंप्लीटली चार्ज हो चुका है। सिर्फ एक टाइम कांस्टेंट के बाद क्या हुआ था, T इज इक्वल टू टाउ पर ही कैपेसिटर 0.63 टाइम्स CE चार्ज हो चुका था। हाँ, तो एक बार हमारे पास चार्ज आ गया,
तो अब सर्किट में फ्लो होने वाला करंट हम लोग फटाफट निकाल सकते हैं, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट लिखिएगा करंट, करंट, नेक्स्ट लिखिएगा करंट इन सर्किट। तो करंट आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, है ना। चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है ही सही, तो करंट आई इज डी बाई डी टी ऑफ सी ई इंटू 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। आर सी इस टाइम कॉन्स्टेंट है, ठीक है। चलिए कीजिए इसको डिफ्रेंशिएट, तो ये सीई तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस टाइम्स ऑफ ई रेस टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी एज इट इज। टी का जो कोफिशियंट है विच इज माइनस टाइम्स ऑफ 1 बाई आर सी, उससे करना होगा मल्टीप्लाई। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये सी से ये सी कैंसिल आउट हो गया। तो करंट का एक्सप्रेशन आ गया आई इज इक्वल टू ई बाई आर इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी, या विच इज सेम एज ई बाई आर ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। ये लीजिए, ये हमारे पास आ गया क्या, करंट का एक्सप्रेशन, ठीक है। करंट का एक्सप्रेशन, इस करंट के एक्सप्रेशन को देखकर यदि आप t इज इक्वल टू 0 पर करंट लिखना चाहते हैं तो करंट I कितना होगा, E बाई आर इंटू ई रेस टू दी पावर 0, एनीथिंग रेस टू दी पावर 0 इज 1, तो करंट कितना है, I इज इक्वल टू ई बाई आर। और t टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी पर करंट लिखना चाहते हैं तो I इज इक्वल टू ई बाई आर इंटू ई रेस टू दी पावर इंफिनिटी नीचे, तो करंट है 0, ठीक है। एक टाइम कांस्टेंट बाद कितना करंट होगा, t इज इक्वल टू टाउ पर, तो करंट I इज इक्वल टू ई बाई आर ई रेस टू दी पावर माइनस टाउ बाई टाउ, यानी e बाई आर इंटू 1 बाई ई। 1 बाई ई मैंने बताया 0.37 होता है, तो दिस इज इक्वल टू 0.37 टाइम्स ऑफ ई बाई आर होगा। t इज इक्वल टू 2 टाउ पर कितना करंट होगा, तो करंट I इज इक्वल टू ई बाई आर इंटू 1 बाई ई का स्क्वायर, यानी कि ये 0.37 का स्क्वायर, ठीक है। तो दूसरा, यदि हम लोग करंट को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लॉट करना चाहें, y एक्सिस के लॉन्ग करंट है, x एक्सिस के लॉन्ग टाइम है, तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऐसा होगा कि शुरुआत में जो करंट है वो e बाई आर है, सिर्फ एक टाइम कांस्टेंट बाद t इज इक्वल टू टाउ पर जो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है वो 0.37 टाइम्स ऑफ e बाई आर हो गया है। t इज इक्वल टू 2 टाउ पर सर्किट में फ्लो होने वाला करंट 0.37 का स्क्वायर टाइम्स e बाई आर हो गया है। तो सेम लॉजिक यूज करके हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि t इज इक्वल टू 4 टाउ या 5 टाउ, जिसका नाम ट्रांजिएंट स्टेट था, वो टाइम आते आते कैपेसिटर लगभग पूरा चार्ज हो चुका है, मतलब 0.99% या 0.99% से भी ज्यादा ऐसा चार्ज हो चुका है। तो कैपेसिटर जब कंप्लीटली चार्ज हो जाता है उसी टाइम को कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट, और अब वहां पे फ्लो होने वाला जो करंट है वो लगभग 0 हो गया है, क्योंकि हमें पता है कैपेसिटर जब कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कितना होगा, 0। मैं एक बार के लिए ये दोनों रिजल्ट इधर लिख लेता हूं कि चार्ज हमारे पास क्या आया था, Q इज इक्वल टू सीई 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, और करंट I इज इक्वल टू ई बाई आर इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। चलिए एक दो क्वांटिटीज के बारे में हम लोग और बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सर्किट में अब हमारे पास करंट भी है, चार्ज भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो सर्किट में जो रजिस्टर था, रजिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो होगा तो रजिस्टर के अक्रॉस हीट लॉस होगा, जिस रेट से हीट लॉस होगा वो क्या कहलाएगा, पावर, ठीक है। तो चलिए यदि मैं नेक्स्ट आपसे पूछ लूं कि पावर ऑफ रजिस्टर बताइए, तो पावर ऑफ रजिस्टर आप क्या लिखेंगे, पावर डेवलप्ड अक्रॉस रजिस्टर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है ही सही, इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि दिस इज ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस 2t बाई टाउ इंटू आर। एक आर से एक आर गया, तो पावर अक्रॉस रजिस्टर दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई आर इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस 2t बाई टाउ।
ये लीजिए, ये पावर अक्रॉस रजिस्टर है। तो जैसा वेरिएशन करंट का था मोर और लेस वैसा ही वेरिएशन पावर का होगा, क्योंकि यदि आप t इज इक्वल टू 1 टाउ पर या पहले t इज इक्वल टू 0 पर पावर अक्रॉस रजिस्टर लिखना चाहते हैं तो वो कितना होगा, ई स्क्वायर बाई आर। t इज इक्वल टू 1 टाउ पर पावर अक्रॉस रजिस्टर लिखना चाहते हैं तो वो ई स्क्वायर बाई आर और e रेस टू दी पावर -2 हो जाएगा, यानी कि दिस इज 0.37 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर बाई आर होगा। तो पावर अक्रॉस रजिस्टर, ये y एक्सेस के लॉन्ग पावर अक्रॉस रजिस्टर, x एक्सेस के लॉन्ग टाइम, तो ये जो वेरिएशन है कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यानी t इज इक्वल टू 0 पर दिस इज ई स्क्वायर बाई आर, और बस एक टाइम कांस्टेंट t इज इक्वल टू टाउ पर जो पावर अक्रॉस रजिस्टर है वो 0.37 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर बाय आर हो गया। चलिए, इसके बाद यदि मैं आपसे पूछ लूं कि इस ग्राफ के अंडर का एरिया बता सकते हैं, इस ग्राफ के अंडर का एरिया, तो आप बोलेंगे ये पावर टाइम ग्राफ है। पावर वर्सेस टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया क्या होता है, हीट लॉस, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट इज हीट लॉस, हीट लॉस इन रजिस्टर, हीट लॉस इन रजिस्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। मतलब मैं टोटल हीट लॉस पूछ रहा हूं शुरुआत से अंत तक, तो इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से इंफिनिटी तक, ठीक है। पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास ये रहा, दिस इज ई स्क्वायर बाई आर इंटू ई रेस टू दी पावर -2t बाई टाउ इंटू डी टी। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। कहां से कहां तक, 0 से इंफिनिटी तक। लीजिए ये कितना आ गया, दिस इज ई स्क्वायर बाई आर, और ये इंटीग्रेशन ई रेस टू दी पावर -2t बाई टाउ की बजाय आरसी लिख दूं, और t का जो कोफिशिएंट है, t का जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। t का कोफिशिएंट क्या है, t का कोफिशिएंट है -2 बाई टाउ विच इज आर सी, ठीक है। ये लिमिट डालेंगे कहां से कहां, 0 से इंफिनिटी, तो r से r निपटा, दिस इज सी ई स्क्वायर बाई 2 माइनस, लिमिट डालिए e रेस टू दी पावर -इंफिनिटी माइनस e रेस टू दी पावर 0, तो ये कितना हो गया, ये तो 0 ही है और ये 1, तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज इक्वल टू हाफ सी ई स्क्वायर। तो इस ग्राफ के अंडर का जो एरिया है, एरिया, ये एरिया इज इक्वल टू हाफ सी स्क्वायर। तो ये वाली जो बात है ना, ये रिजल्ट, ये तो आप ऐसे लॉजिकली भी बोल सकते थे। लॉजिकली कैसे बोल सकते थे, लॉजिकली आप ऐसे बोल सकते थे, मतलब इतना इंटीग्रेट वगैरह नहीं करना होता, तो आप वही वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते कि वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट लॉस। बैटरी ने कितना वर्क किया, तो बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया सीई, बैटरी का ईएमएफ ई। बैटरी ने टोटल इतना ही चार्ज सप्लाई किया ना, कैपेसिटर पर शुरुआत में कोई चार्ज नहीं था, और फाइनली कैपेसिटर पर कितना चार्ज है, सी। तो कैपेसिटर के द्वारा, सॉरी बैटरी के द्वारा सप्लाइड चार्ज सी इंटू बैटरी का ईएमएफ इतना, दिस इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियली तो कैपेसिटर अनचार्ज था तो कोई एनर्जी नहीं थी, फाइनल एनर्जी कितना है, फाइनल एनर्जी है हाफ सी ई स्क्वायर प्लस हीट लॉस। तो यहां से हमारे पास हीट लॉस कितना आ रहा है, हीट लॉस आ रहा है हाफ सी ई स्क्वायर। ये सवाल मैंने पहले एज ए न्यूमेरिकल करवा रखा है, ठीक है, नोटबुक में देखिएगा, ये एज ए न्यूमेरिकल पहले एक सवाल मैंने करवा रखा है कि हीट लॉस कितना होता है और वर्क डन बाई बैटरी कितना होता है। कोई दिक्कत वाली बात है यहां तक, नहीं ना। चलिए, कैपेसिटर क्या कर रहा है, तो कैपेसिटर पर करंट फ्लो हो रहा है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच कैपेसिटर कंटिन्यूअसली चार्ज स्टोर कर रहा है। तो कैपेसिटर का भी पावर डिफाइन कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कैपेसिटर का भी क्या डिफाइन कर सकते हैं, पावर। मेरे कहने का मतलब है, नेक्स्ट इसी में यदि मैं ऐसा पूछ लूं कि रेट एट विच कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जिस रेट से कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहा है उस चीज का नाम है पावर ऑफ कैपेसिटर।
तो पावर ऑफ कैपेसिटर आप कैसे लिख सकते हैं? तो पावर ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू V इंटू आई। किसी भी डिवाइस का, किसी भी एलिमेंट का आपको पावर लिखना है तो पावर इज इक्वल टू वी आई। वी को क्या लिख लेंगे? तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी इंटू करंट आई। क्यू हमारे पास था सीई इंटू 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। करंट आई है ई बाई आर इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ डिवाइडेड बाई सी। सी से सी कैंसल आउट हो गया। तो पावर ऑफ कैपेसिटर है ई स्क्वायर बाई आर इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ माइनस ई रेस टू दी पावर 2t बाई टाउ। ये है पावर अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, ये क्या है? ये है पावर अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक, चलिए इस एक्सप्रेशन को देखकर यदि मैं आपसे बोलूं कि t इज इक्वल टू 0 पर पावर अक्रॉस कैपेसिटर कितना है, तो e रेस टू दी पावर 0 इज 1 माइनस e रेस टू दी पावर 2 टाइम्स ऑफ 0 इज ऑल्सो 1। तो पावर अक्रॉस कैपेसिटर कितना है? 0 है। ठीक है, चलिए यदि t टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी पर मैं आपसे पावर पूछूं तो पावर अक्रॉस कैपेसिटर e रेस टू दी पावर माइनस टाइम्स ऑफ इंफिनिटी यानी 1 अपॉन इंफिनिटी, ये भी 0 माइनस 0, फिर से ये पूरा ही टर्म 0 हो गया। तो उस समय भी पावर ऑन दी कैपेसिटर कितना होगा? 0 होगा। इसका मतलब है कि यदि आप पावर अक्रॉस कैपेसिटर को टाइम के साथ प्लॉट करते हैं, कुछ ऐसा सा वेरिएशन होगा। t इज इक्वल टू 0 पर भी 0 और इंफिनिटी पर भी 0। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक टाइम तो ऐसा आया होगा जिस समय पावर ऑफ कैपेसिटर मैक्सिमम रहा होगा। ठीक है, यदि आपको एक बार के लिए वो टाइम ढूंढना है कि किस समय पावर अक्रॉस कैपेसिटर मैक्सिमम हुआ होगा, तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे इसको, और ये dp अक्रॉस c बाई dt इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। कीजिए डिफरेंशिएट। हाँ कीजिए डिफरेंशिएट। ई स्क्वायर बाय आर लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो कांस्टेंट है, बाहर ही रह गया। इसका डिफरेंशिएट चलिए मैं फिर भी लिख देता हूं, ये ई स्क्वायर बाय आर, इसका डिफरेंशिएशन तो ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ एज इट इज। टी का जो कोफिशियंट है यानी माइनस 1 बाई टाउ, उससे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई माइनस टाइम्स ऑफ ई रेस टू दी पावर माइनस 2t बाई टाउ एज इट इज। टी का जो कोफिशियंट है माइनस 2 बाई टाउ एज इट इज। दिस इज इक्वल टू कितना? 0। तो ये माइनस 1 बाई टाउ ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, दूसरी साइड गया माइनस माइनस प्लस, ये फिर से माइनस 2 बाई टाउ ई रेस टू दी पावर माइनस 2t बाई टाउ। टाउ से टाउ गया, माइनस से माइनस गया, तो ये कितना आ गया? ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ डिवाइडेड बाई ई रेस टू दी पावर माइनस 2t बाई टाउ। दिस इज इक्वल टू 2, माइनस ऊपर आएगा प्लस e रेस टू दी पावर t बाई टाउ इज 2, तो t इज इक्वल टू टाउ ln 2, यानी t इज इक्वल टू RC ln 2। तो ये वो टाइम है जिस टाइम पर की पावर अक्रॉस कैपेसिटर कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। तो ये टाइम इज टाउ ln 2 है। ठीक है, अब इस पर ये मैक्सिमम पावर कितना होगा तो ये भी निकाल लीजिए। पावर मैक्सिमम, दिस इज ई स्क्वायर बाई आर इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस टी की जगह क्या लिख रहे हैं? टाउ ln 2 बाई टाउ माइनस ई रेस टू दी पावर 2 टाइम्स ऑफ टाउ ln 2 बाई टाउ। ठीक है, दिस इज ई स्क्वायर बाई 2, ये कितना हो गया? 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4, 2 इंटू 2 4। हाँ, तो दिस इज ई स्क्वायर, सॉरी ये आर लिखा हुआ था, ई स्क्वायर बाई 4r। ये आ रहा है हमारे पास ई स्क्वायर बाई 4r। तो ये लीजिए मैक्सिमम पावर कितना है? ई स्क्वायर बाई 4r। भले ही मैंने एक बार के लिए डिराइव करके दिखा दिया है, पर जो जेई मेन या नीट के लिए तो इतना कुछ चाहिए भी नहीं होता है फ्रैंकली। मेन के लिए तो आप बस एंड रिजल्ट भी याद रखते हैं, तो दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, पर मैंने बकायदा डिराइव करके आपको निकाल के दिखा दिया है। ठीक है, चलिए इस पर बनाते हैं एक छोटा सा सवाल। बताया ये जा रहा है कि एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी है,
जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट है, रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड है। किसी टाइम टी पर आपको बताना है चार्ज ऑन दी प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो किसी टाइम टी पर चार्ज ऑन दी प्लेट ऑफ द कैपेसिटर Q इज इक्वल टू CE इंटू 1 माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ क्या है? तो टाउ इज इक्वल टू R इंटू सी है, R है 100 और C है 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 6, यानी टाउ है 10 रेज टू दी पावर माइनस 3। ठीक है, तो C हो गया कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस है 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 6, बैटरी का ईएमएफ है 100 इंटू 1 माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ 10 रेज टू दी पावर माइनस 3 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है 10 रेज टू दी पावर माइनस 3, 1 माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस 1000 टी, ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, ओके चलिए ये चार्ज आ गया। दूसरा क्या है? अच्छा ये कूलम होगा, ठीक है ना। करंट, तो करंट आई का फॉर्मूला अभी अभी लिखा, आई इज इक्वल टू ई बाई आर, ई रेज टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। ई बाई आर कितना हो गया? तो ई हो गया 10, रजिस्टर का रेजिस्टेंस मैंने दिया है 100। ठीक है, ई रेज टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ है 10 रेज टू दी पावर माइनस 3, तो दिस इज 0.1 इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस 1000 टी। ये करंट यानी एम्पियर हो गया। ठीक है, तीसरे पार्ट में मैंने क्या पूछा है? मैंने पूछा है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू Q बाई C। ठीक है, चार्ज हमारे पास था ही सही है ना, 10 रेज टू दी पावर माइनस 3, इसी को हम लोग डिवाइड किससे करेंगे? तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 6 इंटू 1 माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस 1000 टी से। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 1 बाई 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर प्लस 3, यानी प्लस 3 बाई 10 100 इंटू 1 माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस 1000 टी, ऐसा। ठीक है, और फोर्थ पार्ट में मैंने पूछ रखा है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज करंट आई इंटू रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर। करंट ये रहा, ये रहा, ये रहा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बस 100 से, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस 1000 टी। ठीक है, ये वोल्ट होगा, ये भी वोल्ट होगा। ठीक है, तो जिस टाइम पर आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है, मतलब मान लेते हैं कि टाइम 1/1000 सेकेंड्स होता, तो बस टी की वैल्यू डाल देते। ठीक है, या 1/2000 सेकेंड्स होता तो 1/2000 डाल देते। चलिए एक और सवाल बनाते हैं। वो जो हम लोगों ने अभी भी डेरिवेशन किया था वो सीधा एंड रिजल्ट इधर मत अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि उस सर्किट में सिर्फ एक रजिस्टर था और एक कैपेसिटर था। अब तो हमारे पास नेटवर्क थोड़ा चेंज हो गया है ना। ठीक है, सवाल क्या है कि शुरुआत में कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है, आपने इस की को क्लोज किया किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, आपको बताना है कैपेसिटर पर चार्ज बताइए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, कैपेसिटर पर चार्ज बताइए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो सुनिएगा, ऐसा है कि किसी टाइम t पर बैटरी से फ्लो होने वाला करंट आई है, ये आई करंट में से मान लेते हैं कि एक बार के लिए आई डैश करंट इधर चला गया, तो रिमेनिंग यानी बचा हुआ करंट आई माइनस आई डैश इधर आ गया। ठीक है, ये आई डैश करंट यहां से ऐसा कैपेसिटर तक गया, आई डैश दोनों यहां जुड़ गए, दोबारा से आई एम्पियर करंट बैटरी के अंदर चला गया। तो सबसे पहला इक्वेशन जो आप यहां पर बना सकते हैं वो ये है कि ये आई डैश किसके बराबर होगा? तो आई डैश इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होगा, क्योंकि इसी आई डैश के फ्लो होने की वजह से कैपेसिटर के इस प्लेट पर चार्ज प्लस क्यू, इस प्लेट पर चार्ज माइनस क्यू। ये ठीक है। चलिए दूसरी बात, अब क्या करेंगे हम लोग? तो अब हम लोग लगा लेते हैं KVL। इस लूप 1 में पहले KVL लगाइए, लूप नंबर 1 में। तो लूप नंबर 1 में क्या लिखेंगे? E माइनस आई आर, यहां से फ्लो होने वाला करंट आई है, माइनस टाइम्स ऑफ आई माइनस आई डैश इंटू आर, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं E माइनस आई आर माइनस 2IR माइनस माइनस प्लस आई डैश आर, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बार के लिए इस बड़े वाले लूप में KVL लगा दीजिए। ठीक है,
इस बड़े वाले लूप में केवीएल लगा दीजिए। बड़े वाले लूप में लगाएंगे तो इस बड़े वाले लूप का नाम लूप नंबर 2 रख देते हैं। लूप नंबर 2 में ई माइनस आई आर, ठीक है, माइनस आई डैश आर, कैपेसिटर में आप हायर साइड से लोअर साइड जा रहे हैं, माइनस क्यू बाई सी, दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख लें, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, ये है ई माइनस आई आर माइनस आई डैश आर माइनस क्यू बाई सी, ये तो लिखा हुआ है। इसका नाम जैसे एक बार के लिए इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिए, इसका 2, और इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें चाहिए चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को एक बार के लिए देखिएगा, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को, ठीक है। ऐसा करते हैं एक बार के लिए कि यहां से हम लोग आई आर की वैल्यू निकालते हैं और आई आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में डाल देंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप इसको लिख लीजिए ई प्लस आई डैश आर बाई 2, दिस इज इक्वल टू आई आर होगा, और ये आई आर यहां डाल दीजिए, यहां। तो अब ये इक्वेशन क्या बन गया, ई माइनस ई बाई 2 माइनस आई डैश आर बाई 2 माइनस आई डैश आर, दिस इज क्यू बाई सी, ठीक है। तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, दिस इज ई माइनस ई बाई 2 यानी ई बाई 2 माइनस आई डैश आर बाई 2 माइनस आई डैश आर यानी माइनस 3 बाई 2 आई डैश आर, दिस इज इक्वल टू कितना है, क्यू बाई सी है, ठीक। तो ये लीजिए, ये ई बाई 2 माइनस क्यू बाई सी, दिस इज इक्वल टू 3 बाई 2 आई डैश, आई डैश की वैल्यू मेरे पास है कितना, डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, तो ये है ई सी माइनस 2q बाई 2c, दिस इज इक्वल टू 3 बाई 2 डी क्यू बाई डी टी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। चार्ज वाले टर्म को एक तरफ, बाकी दूसरे टर्म को दूसरी तरफ रख लेते हैं, ठीक है। सॉरी, मैं यहां आर लिखना भूल गया था, ठीक है। तो ये लीजिए, इसको क्या लिख लेंगे, दिस इज डी क्यू डिवाइडेड बाई ई सी माइनस 2q, दिस इज इक्वल टू डी टी बाई 3RC, ठीक है। चलिए, तो ये एक साइड फिर हमारे पास वैसा ही कुछ आ गया, चार्ज के सारे टर्म, और दूसरी साइड टाइम के सारे टर्म, ठीक। अब इस एक्सप्रेशन को आप कर सकते हैं इंटीग्रेट, कि t इज इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर के प्लेट पर कोई चार्ज नहीं था, और किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर कैपेसिटर के प्लेट पर जो चार्ज है वो है q। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ln EC माइनस 2q। q का जो कोफिशिएंट है, q का कोफिशिएंट क्या है, -2, वो -2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यानी -1/2 मैं इधर लिख देता हूं। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, T/3RC, ठीक है। इसमें लिमिट डालेंगे 0 से q, लिमिट डालने के बाद ये जो एक्सप्रेशन आएगा ln EC माइनस 2q माइनस ln EC, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, तो -2/3RC, ठीक है, -2/3RC। इसके आगे का मैं इधर लिख लूं, यहां पे ये क्या है, ये है ln 1 माइनस 2q बाई EC, दिस इज इक्वल टू -2/3RC। तो 1 माइनस 2q बाई EC इज e रेज टू दी पावर -2/3RC, ठीक है, ऑल राइट। तो यहां से हमारे पास चार्ज q का एक्सप्रेशन आ गया, q इज इक्वल टू EC बाई 2 इंटू 1 माइनस e रेज टू दी पावर -2/3RC, ठीक है। ये RC नीचे था, ठीक है ना, ये यहां -2t
बाई 3RC था, ठीक है, सॉरी ये यहाँ T होगा, ये 2T था, ये लीजिए, ये आ गया हमारे पास चार्ज का फंक्शन, चार्ज का एक्सप्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए ये तो हो गया भारी भरकम मेथड बेसिक से, ठीक है। इसी चीज को करने के लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड भी है, एक दूसरा मेथड भी है। वो दूसरा मेथड वही है, मोर और लेस वैसा ही है जो हम लोगों ने चार्ज का फंक्शन बनाया था, देखिएगा। तो ये लिख लिया ना, ठीक है। यदि आप इतना इंटीग्रेट वगैरह नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे सिचुएशन में आप सीधा चार्ज को लिख सकते हैं कि चार्ज Q इज इक्वल टू चार्ज ऑन स्टडी स्टेट इंटू 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर इक्विवेलेंट इंटू सी। आप सीधा ये फॉर्मूला लगाइए, इससे भी आंसर आ जाएगा, इससे भी आंसर आ जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो Q है ये स्टडी स्टेट वाला चार्ज है। स्टडी स्टेट कहने का मतलब है उस समय का चार्ज जब कैपेसिटर वाली ब्रांच से कोई करंट नहीं जा रहा है, कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस का वोल्टेज लिखिए और फिर वहां से आप चार्ज लिख लीजिए। और ये जो आर इक्विवेलेंट है, ये आर इक्विवेलेंट अबाउट कैपेसिटर है, अबाउट कैपेसिटर। कैपेसिटर के अबाउट कैसे निकालेंगे आर इक्विवेलेंट? तो कैपेसिटर के अबाउट जब आप आर इक्विवेलेंट निकालेंगे ना, तो उस समय बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दीजिएगा। देखिए ऐसा था, ये नेटवर्क हमारा ऐसा था ना, एक रजिस्टर यहां था, एक रजिस्टर यहां था, ये कैपेसिटर यहां था, ठीक है, और रजिस्टर यहां पर भी था। ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये सी है, ये बैटरी का ईएमएफ है। सबसे पहले हम लोग चार्ज ऑन स्टडी स्टेट निकाल लेते हैं। स्टडी स्टेट पे कितना चार्ज होगा? तो स्टडी स्टेट पे जो करंट है वो बस ऐसा जाएगा, स्टडी स्टेट में यहां तो करंट जाएगा नहीं, ठीक है। तो चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू वी। तो आपको वोल्टेज कहां का चाहिए? वोल्टेज आपको यहां का चाहिए, ये यहां का। जैसे इसका नाम X है, इसका नाम Y है, तो ये वाला पॉइंट भी X है, ये वाला पॉइंट भी Y है। भाई यहां तो करंट है ही नहीं, यहां तो करंट है ही नहीं, आई बात समझ? ठीक है। तो बताइए XY के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? ये C XY के अक्रॉस वोल्टेज होगा करंट I इंटू रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो ये C करंट I कितना होगा? करंट I होगा E बाई 2R इंटू R, R से R कैंसिल आउट हो गया, तो चार्ज ऑन स्टडी स्टेट इज C बाई 2, ठीक है। अगली बात कि बैटरी को शॉर्ट सर्किट करके XY के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है XY के अबाउट। ये X है, ये Y है। तो बताइए ये दोनों रजिस्टर कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। उसके साथ ये वाला रजिस्टर कैसे कनेक्टेड है? सीरीज। तो XY के अबाउट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ये लोग दोनों पैरेलल, यानी कि R/2 प्लस R, यानी कि 3R/2। तो बस अब डाल दीजिए इस फॉर्मूले में कि चार्ज किसी टाइम t पर इज इक्वल टू चार्ज ऑन स्टडी स्टेट, यानी CE/2 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट है 3R/2C, ठीक है। तो क्या यही एक्सप्रेशन इधर भी आया था? CE/2 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस 2T/3RC, तो माइनस 2T/3RC C/2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चार्जिंग के बाद अगला टॉपिक है हमारा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग से मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ऐसा हमारे पास कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C, ठीक है, और कैपेसिटर चार्ज्ड है। चार्ज्ड है से मेरे कहने का मतलब है इस प्लेट पर चार्ज कैपिटल Q और इस प्लेट पर चार्ज माइनस टाइम्स ऑफ कैपिटल Q है, ठीक। इस कैपेसिटर को हम लोगों ने क्या किया है, तो किसी एक R यूनिट के रजिस्टर के अक्रॉस ऐसा कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, ओके। तो जिस इंस्टेंट पर हम लोग इस की को क्लोज कर रहे हैं, चलिए एक बार के लिए इस इंस्टेंट का नाम t इज इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है। यदि मैं बोलूं कि राइट आफ्टर क्लोजिंग द की, जिस समय की को क्लोज किया उसके तुरंत बाद सर्किट में फ्लो होने वाला करंट बताइए। करंट तो फ्लो होगा ना, कैपेसिटर के इस प्लेट पर चार्ज प्लस Q, तो ये प्लस Q भाग कर जाना चाहेगा माइनस Q के पास, तो भागकर ये कैसे जाएगा? इस रास्ते के लॉन्ग जाएगा। तो सर्किट में करंट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की यदि मैं पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? बताइए कितना होगा करंट?
करंट लिखने के लिए किसी एक पॉइंट का वोल्टेज जीरो मान लेते हैं, तो इस पॉइंट का भी वोल्टेज कितना, जीरो। कैपेसिटर में लोअर साइड से हायर साइड जंप कर जाइए, तो वोल्टेज इस पॉइंट का कितना, प्लस टाइम्स ऑफ क्यू बाई सी। इस पॉइंट का वोल्टेज प्लस टाइम्स ऑफ क्यू बाई सी, तो इस पॉइंट का भी वोल्टेज प्लस टाइम्स ऑफ क्यू बाई सी। तो रजिस्टर के आजू बाजू वोल्टेज पता चल गया, तो करंट आई इज इक्वल टू क्या होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाई सी माइनस जीरो बाई आर। ठीक है, तो ये करंट का एक्सप्रेशन कितना आ रहा है, Q अपॉन आर सी। तो ये Q अपॉन आर सी क्या है, सबसे बड़ा करंट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अब सुनिएगा, किसी टाइम t इज इक्वल टू टी पर क्या हुआ होगा, तो किसी टाइम t पर इस करंट के फ्लो होने की वजह से कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज कम होगा या बढ़ेगा। तो ये चार्जेस यहां से जा रहे हैं ना, तो ये चार्ज तो कम हुआ होगा, चार्ज कम हुआ होगा। तो किसी टाइम t इज इक्वल टू टी पर मैं इस प्लेट पर चार्ज स्मॉल q और इस प्लेट पर चार्ज माइनस टाइम्स ऑफ स्मॉल q मान लेता हूं। उस समय सर्किट में कुछ करंट है I, ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस है R। ठीक है, तो मुझे इस चार्ज का एक्सप्रेशन चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, और इस करंट का एक्सप्रेशन चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ठीक है, तो क्या करें बताइए। तो सबसे पहली बात जो मैं सोच सकता हूं वो तो ये है कि इस करंट के फ्लो होने की वजह से कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। तो इस करंट I को क्या लिख दूंगा बताइए, I इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डी क्यू बाई डी टी, लिख सकते हैं ना। ठीक है, वैसे तो I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी होता है, पर अभी करंट के फ्लो होने की वजह से कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज घटा है, घटा है तो मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, चलेगा। दूसरा इक्वेशन इस लूप में एक बार के लिए लगा दीजिए किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। इस लूप में क्या लगाइए, केवीएल लगाइए, लगाइएगा जरा एक बार केवीएल। ठीक है, चलिए कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट तो क्या लिखूंगा बताइए, माइनस आई आर। ठीक है, यहां से चल के यहां आ गया, यहां से चल के यहां चला गया, कैपेसिटर में लोअर साइड से हायर साइड, लोअर साइड से हायर साइड, तो वोल्टेज गेन प्लस टाइम्स ऑफ क्यू बाई सी, दिस इज इक्वल टू कितना, जीरो। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है बताइए, क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, ओके ओके ओके, तो ये Q बाई सी इज इक्वल टू आई की बजाय क्या लिखेंगे, माइनस टाइम्स ऑफ डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। यहां से चार्ज वाले टर्म को एक तरफ, बाकी दूसरे टर्म को दूसरी तरफ, तो आप इस चीज को क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डी क्यू बाई क्यू, दिस इज इक्वल टू डी टी बाई आर सी। ठीक है, माइनस इधर ही ले आता हूं, इधर प्लस। ठीक है, चलिए, तो अब इसी एक्सप्रेशन को हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट से मेरे कहने का मतलब है ये इंटीग्रेट इंटीग्रेट कि t इज इक्वल टू जीरो पर कितना चार्ज था, कैपिटल Q, और किसी टाइम t इज इक्वल टू टी पर कितना चार्ज हो गया, स्मॉल q। ठीक है, बताइए क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मैं इधर लिख दूं, चलेगा। dq बाई क्यू का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ln q। ठीक है, इसमें लिमिट लगाएंगे हम लोग कहां से, कैपिटल Q से स्मॉल q तक। दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ t अपॉन आर सी। ठीक है, डालिए लिमिट, तो ये हो जाएगा हमारे पास ln q बाई कैपिटल Q, दिस इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। इस चीज को क्या लिख लेंगे बताइए, तो ये फाइनल रिजल्ट मैं इधर लिख रहा हूं, इधर देखिएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, क्या कैपिटल Q कैपेसिटर का उस समय का चार्ज है जब मतलब कैपेसिटर को आपने शुरुआत में चार्ज किया था, अब उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं इस रेजिस्टर के अक्रॉस। तो शुरुआत में जो कैपेसिटर के पास चार्ज है, यानी कि मैक्सिमम चार्ज जो कैपेसिटर के पास था, वो कैपिटल Q था। ओके, कोई दिक्कत वाली बात, ये इंटीग्रेशन वाली बात समझ में आ गई ना। तो ln ये Q बाई क्यू नॉ स्मॉल q बाई कैपिटल Q है, लॉग हटाने के लिए ई रेस टू दी पावर लगा दिया दोनों साइड, तो स्मॉल q बाई कैपिटल Q इज ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी हो जाएगा। तो स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी हो जाएगा। ये आर सी आप पहचानते हैं, इसी आर सी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट टाउ। ठीक है, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि स्मॉल q इज कैपिटल Q ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ।
कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, ओके। इस चार्ज के एक्सप्रेशन को देखकर यदि मैं आपसे बोलूं कि t इज इक्वल टू 0 पर जरा चार्ज बताइए, तो t इज इक्वल टू 0 पर कितना चार्ज होगा? कैपिटल Q इंटू ई रेस टू दी पावर 0, एनीथिंग रेस टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो स्मॉल q की वैल्यू है कैपिटल Q के बराबर। t टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी पर मैं चार्ज पूछूं तो उस समय चार्ज q है कैपिटल Q ई रेस टू दी पावर माइनस इंफिनिटी, यानी 1 अपॉन ई रेस टू दी पावर इंफिनिटी, एनीथिंग रेस टू दी पावर इंफिनिटी इज 1 अपॉन एनीथिंग रेस टू दी पावर इंफिनिटी इज 0। तो ये जो चार्ज होगा दैट विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होगा, ठीक है, समझ गए? हाँ भाई, ये वाली बात सही है। तो अब जरा देखिएगा कि मैं एक बार के लिए इधर लिखता हूं एक्सप्रेशन कि ये जो स्मॉल q है, दिस स्मॉल q इज कैपिटल Q ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ है। अब यदि t इज इक्वल टू 1 टाउ पर मैं आपसे चार्ज पूछूं तो चार्ज q की वैल्यू कितनी होगी? कैपिटल Q ई रेस टू दी पावर माइनस 1, है ना, यानी कि दिस इज इक्वल टू कैपिटल Q इंटू 1 बाई ई। 1 बाई ई की वैल्यू कितनी थी? 0.37, तो दिस इज इक्वल टू 0.37 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q हो जाएगा। t इज इक्वल टू 2 टाउ पर यदि मैं आपसे चार्ज पूछूं तो स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q ई रेस टू दी पावर माइनस 2, यानी कि 0.37 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ कैपिटल Q हो जाएगा, ठीक है। तो यदि अब मैं बोलूं कि चार्ज को एक काम कीजिए, चार्ज को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लॉट कर दीजिए, तो ये है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन, ऐसा, ठीक है। बिल्कुल शुरुआत में t इज इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर के प्लेट पर कितना चार्ज है? कैपिटल Q के बराबर। जस्ट एक टाइम कांस्टेंट बाद, मतलब एक टाइम कांस्टेंट, यानी कि t इज इक्वल टू टाउ पर कैपेसिटर पर कितना चार्ज बचा है? तो 0.37 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम चार्ज, है ना, यानी कि ये मुझे ऐसा ड्रॉ करना चाहिए कि सिर्फ एक टाइम कांस्टेंट बाद, सिर्फ एक टाइम कांस्टेंट t इज इक्वल टू टाउ पर जो कैपेसिटर पर चार्ज है वो 0.37 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम चार्ज, यानी 37% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 टाउ पर, t इज इक्वल टू 2 टाउ पर ये 0.37 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर के प्लेट पर रह गया है, ओके। और ये पूरा डिस्चार्ज होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये ज्यादा से ज्यादा t इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टाउ टाइम कांस्टेंट या 5 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट, मतलब इस टाइम को मैं बोल देता हूं एक बार के लिए 5 टाउ। 5 टाउ पे करंट इज नियरली 0 होगा, ठीक है। इसी 4 या 5 टाउ को ट्रांजिएंट स्टेट बोला जाता है, ठीक है, ट्रांजिएंट स्टेट बोला जाता है, समझ गए? चलिए, एक बार चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया तो फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किस बारे में? करंट के बारे में। तो करंट I इज इक्वल टू क्या था बताइए? I इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ dq बाई dt था, मतलब सर्किट में फ्लो होने वाला करंट, रजिस्टर के अक्रॉस फ्लो होने वाला करंट। तो I इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं? माइनस टाइम्स ऑफ dq बाई dt, यानी I इज इक्वल टू माइनस d बाई dt ऑफ चार्ज Q। चार्ज Q है कैपिटल Q ई रेस टू दी पावर माइनस t अपॉन RC। बताइए कितना आ रहा है? माइनस Q तो ठीक है, ई रेस टू दी पावर माइनस टी अपॉन RC तो ठीक है। डिफरेंशिएशन में क्या बताया था कि जो t का कोफिशियंट है -1 बाई RC उससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये माइनस टाइम्स ऑफ 1 बाई RC, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ रहा है Q अपॉन RC ई रेस टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये है हमारे पास सर्किट में फ्लो होने वाला करंट, ठीक है। फिर देखिएगा Q अपॉन RC, ये Q अपॉन RC कब का करंट था? तो Q अपॉन RC तो T इज इक्वल टू 0 का करंट था। इस करंट को एक बार के लिए हम लोग चाहें तो I नॉट लिख लेते हैं, ये मैक्सिमम करंट है, क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि आपने क्लोज कर दिया तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, करंट की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। तो t इज इक्वल टू 0 पर ही सर्किट के मतलब कैपेसिटर के पास मैक्सिमम चार्ज है, तो उसी समय सर्किट में फ्लो होने वाला करंट मैक्सिमम होगा। फिर ये करंट धीरे 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 डिक्रीज होता चला जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन आपको नजर आ ही रहा है, ठीक है। आप चाहें इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस I इज इक्वल टू I नॉट ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। तो बिल्कुल ऐसा ही फंक्शन है, तो मैं सीधा ही इसका ग्राफ ड्रॉ कर दूं
कि ये वाई एक्सेस के अलॉन्ग करंट, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग टाइम। तो करंट का टाइम के साथ जो फंक्शन है वो ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, ठीक है। ये जो करंट है ये आई नॉट है, दिस आई नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर सी है, ठीक है। बस एक टाइम कांस्टेंट के बाद, मतलब t इज इक्वल टू टाउ पर जो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट होगा वो 0.37 टाइम्स ऑफ क्यू बाई आर सी के बराबर होगा, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टाउ, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट पे सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट है वो 0.37 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट क्यू बाई आर सी के बराबर होगा, ठीक है। भाई जैसा वेरिएशन चार्ज का है वैसा ही वेरिएशन करंट का है, फंक्शन तो वही है ना, ई रेस टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक। आई होप इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए, तो इसमें मैं एक दो बातें और कर लेता हूं कि इस करंट के फ्लो होने की वजह से क्या हुआ। जब रजिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो हुआ तो रजिस्टर के अक्रॉस हीट डेसिपिएट हुआ होगा। तो जिस रेट से रजिस्टर के अक्रॉस हीट डेसिपिएट होगा दैट इज पावर ऑफ रजिस्टर। तो यदि मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे एक बार है ना पावर ऑफ रजिस्टर, पावर ऑफ रजिस्टर का एक्सप्रेशन बताइए। तो रजिस्टर के अक्रॉस पावर, पावर अक्रॉस रजिस्टर इज आई स्क्वायर आर लिख लें, ठीक है, चलेगा, है ना। करंट का एक्सप्रेशन ये रहा, करंट का एक्सप्रेशन, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो दिस इज क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस 2t बाई टाउ इंटू आर। ये आर से ये आर कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज क्यू स्क्वायर बाई आर सी स्क्वायर इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस 2t बाई टाउ। दिस इज पावर अक्रॉस रजिस्टर, ठीक है। तो पावर अक्रॉस रजिस्टर के इस एक्सप्रेशन को देखकर ये वाई एक्सेस के अलोंग पावर अक्रॉस रजिस्टर और एक्स एक्सेस के अलोंग टाइम, यदि इस चीज को मैं प्लॉट करूं तो ये भी वैसा ही एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन। t इज इक्वल टू 0 पर जो पावर अक्रॉस रजिस्टर है वो क्यू स्क्वायर अपॉन आर सी स्क्वायर के बराबर है, और बस एक टाइम कांस्टेंट बाद, मतलब t इज इक्वल टू टाउ पर जो पावर अक्रॉस रजिस्टर होगा वो कितना होगा, तो ये e रेस टू दी पावर माइनस 2 हो जाएगा, यानी 0.37 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज 0.37 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर बाई आर सी स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं। चलिए, अब इसके बाद यदि मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे है ना इस ग्राफ के अंडर का एरिया बता दीजिए, तो इस ग्राफ के अंडर का एरिया क्या होगा। पावर टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया इज हीट जनरेटेड, है ना। तो इस ग्राफ के अंडर का एरिया यानी कि हीट जनरेटेड, हीट जनरेटेड इन रेजिस्टेंस आर। तो मैं टोटल हीट जनरेशन एक बार निकालता हूं, टोटल, ठीक है, जरा देखिएगा। टोटल हीट जनरेटेड अक्रॉस आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी, यही होगा ना। पावर क्या है, पावर है वो रेट जिस रेट से हीट जनरेट होता है, मतलब पर सेकेंड जनरेटेड हीट, ठीक है। मुझे टोटल हीट जनरेशन चाहिए तो मैं अपने इस एक्सप्रेशन को 0 से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। पावर का एक्सप्रेशन ये रहा, पावर का एक्सप्रेशन यानी क्यू स्क्वायर अपॉन आर सी स्क्वायर इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस 2t बाई टाउ इंटू डी टी, ठीक है। इसको कीजिए इंटीग्रेट, कहां से कहां, 0 से इंफिनिटी तक। जो कांस्टेंट था वो मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो लीजिए भाई, ये हमारे पास है क्यू स्क्वायर अपॉन आर सी स्क्वायर ई रेस टू दी पावर माइनस 2t बाई आर सी एज इट इज। अब कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो t का जो कोफिशिएंट है, t का कोफिशिएंट क्या है, -2 अपॉन आर सी, उससे डिवाइड करना होगा, यानी कि -2 अपॉन आर सी से डिवाइड करना होगा। इसमें डालेंगे लिमिट 0 से इंफिनिटी, ठीक है। कितना आ गया भाई, तो r से r निपटा, c से c गया, ठीक है। तो दिस इज क्यू स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, c, r तो कैंसिल आउट ही हो गया, ठीक है। यहां डालिए लिमिट,
ये क्या हो गया? तो e रेस टू दी पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e रेस टू दी पावर 0, तो ये वाला टर्म तो कितना हो गया है? 0 ही है, और e रेस टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये माइनस माइनस 1 हो गया, ये आ रहा है हमारे पास q स्क्वायर बाई 2c। तो ये तो हीट लॉस अक्रॉस रजिस्टर हमारे पास आना ही था, q स्क्वायर बाई 2c। कैसे? ये बिना इंटीग्रेट किए हुए भी आप जवाब दे सकते थे कि q स्क्वायर बाई 2c होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए शुरुआत में सारी की सारी एनर्जी जो है वो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड में है, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में कितनी एनर्जी है? q स्क्वायर बाई 2c के बराबर। यदि कैपेसिटर पर चार्ज कैपिटल Q है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, तो कैपेसिटर कितनी एनर्जी लेके बैठा है शुरुआत में? q स्क्वायर बाई 2c। फिर क्या हुआ? तो जैसे ही आपने की क्लोज किया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, करंट रजिस्टर के क्रॉस फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो रजिस्टर इसी एनर्जी को हीट के फॉर्म में डेसिपिएट करने लगा। ठीक है, तो टोटल कितनी एनर्जी हीट डेसिपिएट के, मतलब टोटल कितनी एनर्जी हीट के फॉर्म में डेसिपिएट हो जाएगी? सारी की सारी एनर्जी। भाई फाइनली तो सर्किट में करंट कितना हो जाएगा? 0। फाइनली कैपेसिटर कभी ना कभी तो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, तो कैपेसिटर के पास जो सारी की सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में डेसिपिएट हो जाएगी, और वही चीज हमारा मैथमेटिकली आ भी गया है ना। ठीक, इसमें यदि आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि मुझे एक काम कीजिए, आप हीट डेसिपिएटेड टोटल मत बताइए, आप सिर्फ एक टाइम कांस्टेंट में कितना हीट डेसिपिएशन हुआ है वो बताइए। एक टाइम कांस्टेंट में कितना हीट डेसिपिएशन हुआ है, इसे मेरे कहने का मतलब है कि बस यहां तक के ग्राफ के अंडर का एरिया बता दीजिए, इतना। तो क्या करेंगे? लिमिट बदल देंगे, है ना। लिमिट कहां से कहां तक लगा देंगे? 0 से टाउ तक। ठीक है मैं ये कह रहा था, नेक्स्ट लिखिएगा, हीट लॉस इन t is equal to 0 to t is equal to टाउ। 0 से टाउ में तो हीट लॉस अक्रॉस रजिस्टर आर, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है ही सही, यानी कि दिस इज कितना था? तो माइनस टाइम्स ऑफ q स्क्वायर बाई 2c। बस मैं यहां लिमिट चेंज कर रहा हूं, यहां पे तो ये e रेस टू दी पावर टाउ, यानी कि e रेस टू दी पावर माइनस 2 टाइम्स ऑफ e रेस टू दी पावर माइनस 2 होगा, माइनस टाइम्स ऑफ e रेस टू दी पावर 0, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2c 1 माइनस 1 अपॉन e स्क्वायर। ठीक है ना। यही 0 से 3 टाउ में पूछता तो 1 माइनस 1 अपॉन ई क्यूब हो जाता। ठीक है, एक टाइम कांस्टेंट से दूसरे टाइम कांस्टेंट, मतलब t इज इक्वल टू टाउ से t इज इक्वल टू 2 टाउ में पूछता तो फिर भी लिमिट चेंज करके निकाल लेते। ठीक है, ओके इसको एक दूसरे स्टाइल से भी सोच सकते हैं, इसी चीज को, हीट लॉस इन अ गिवन टाइम इंटरवल को आप ऐसे भी सोच सकते थे कि ये जो हीट वाली एनर्जी है वो कहां से आ रही है? कैपेसिटर से एनर्जी कम हो रहा है तो रजिस्टर में एनर्जी हीट के फॉर्म में डेसिपिएट हो रहा है। तो यदि मैं कैपेसिटर में कितनी एनर्जी चेंज हुई है वो निकाल लूं तो वही हमारा आंसर होगा। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसी चीज को आप ऐसे भी सोच सकते थे कि मैं एक काम करता हूं, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैपेसिटर में निकाल लेता हूं। ये हीट लॉस इन रजिस्टर इज चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन कैपेसिटर। ठीक है, मतलब चेंज से मेरे कहने का मतलब है कि इनिशियल एनर्जी ज्यादा है, उसमें से मैं फाइनल एनर्जी माइनस कर दूंगा। ठीक है, इनिशियल एनर्जी कहने का मतलब है इनिशियल एनर्जी कब की एनर्जी? t इज इक्वल टू 0 की एनर्जी। फाइनल एनर्जी कब की एनर्जी? t इज इक्वल टू टाउ पर जो एनर्जी है उस समय की एनर्जी। ठीक है, तो इनिशियली तो सारी की सारी एनर्जी है, यानी कि q स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, t इज इक्वल टू टाउ पर कितनी एनर्जी है? तो t इज इक्वल टू टाउ पर जो एनर्जी है वो, t इज इक्वल टू टाउ पर जो चार्ज होगा वो q स्क्वायर बाई 2c, और t इज इक्वल टू टाउ पर जो चार्ज है वो चार्ज q इज इक्वल टू कैपिटल Q e रेस टू दी पावर माइनस t बाई टाउ था, तो टाउ की वैल्यू, मतलब t की वैल्यू भी टाउ के बराबर है, यानी कि दिस इज कैपिटल Q बाई e है। तो इसको उठाकर यहां से यहां पटक दीजिए, सेम आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब एक बार के लिए आप इंटीग्रेट करने के मूड में नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो एनर्जी कम हुआ है उतनी ही एनर्जी रजिस्टर में हीट के फॉर्म में डेसिपिएट हुई है। सिंपल।
ठीक है, निकाल लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, एक बार के लिए यदि आप फिर से सिर्फ जेई मेन पे ही फोकस कर रहे हैं, या इवन नीट में तो इतना पूछते भी नहीं है, फिर भी एंड रिजल्ट जेई मेन और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एंड रिजल्ट याद रखिएगा, एंड रिजल्ट सबका। ठीक है, चलिए।